हेलो एवरीवन, आज हम फोर्स एंड प्रेशर में मेज़रमेंट ऑफ फोर्स ऑन स्प्रिंग बैलेंस यहाँ से रीड करेंगे। ए डिवाइस नोन एज स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज्ड टू मेजर द फोर्स। ए spring balance consists of a spring enclosed in a metallic frame along its length. The upper end of the spring is fixed to the metallic frame. A pointer is fixed to the lower end of the spring. A hook is fixed to the other end of the steel strip. A scale on the metallic frame is marked off in Newton. An object whose weight is to be measured is attached to the hook. The spring is pulled downward by the force of gravity. The spring stretches. The amount of stretch indicates the measure of force which can be read directly from the scale. एक यंत्र जिसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं उसका उपयोग बल मापने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग होती है जो मेटालिक फ्रेम में लंबाई के साथ लगी होती है, जिसके स्प्रिंग के ऊपरी सिरे में मेटालिक फ्रेम लगा होता है। एक पॉइंटर स्प्रिंग के निचले सिरे में लगा होता है। हुक स्टील की स्ट्रिप के दूसरे सिरे में लगा होता है और जो मेटालिक फ्रेम पर जो पैमाने हैं वे न्यूटन में अंकित होते हैं। जिस वस्तु का भार मापना होता है उसको हुक से जोड़ा जाता है। फिर स्प्रिंग को गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे खींचा जाता है। स्प्रिंग खिंच जाती है और जो खींचने की मात्रा है उससे बल की मात्रा प्रदर्शित होती है, जिसको हम सीधे स्केल पर पढ़ सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। लुक एट द फिगर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ए लार्ज मैग्नेट इज बीइंग used to pick out scraps of iron from the garbage. It is using force to lift the iron pieces. This force is called magnetic force or magnetism. It is exerted by a magnet on certain metals such as iron. When you bring a small magnet near some iron nails, the iron nails are pulled towards the magnet even when they are a little distance away from it. This is because magnetic force can act from a distance. A magnet is surrounded by an invisible field of force. When iron pieces get close to the field of force, they are pulled towards the magnet. ये जो फिगर दी हुई है इनको देखो। एक बड़ी चुंबक का उपयोग लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए किया जा रहा है कचरे से। यह है बड़ी चुंबक। इसमें एक बल का उपयोग किया जा रहा है लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए। इसी बल को चुंबकीय बल या चुंबकत्व कहा जाता है। यह चुंबक के द्वारा कुछ धातुओं पर लगता है, जैसे कि लोहा। जब तुम छोटी चुंबक को लोहे की कील के पास लाते हो तो लोहे की कील उसकी तरफ खिंच जाती है, चाहे वो उससे थोड़ी दूरी पर क्यों ना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबकीय बल दूर से कार्य करता है। एक चुंबक एक अदृश्य बल क्षेत्र से घिरी होती है। जब लोहे के टुकड़ों को इस बल क्षेत्र के पास लाया जाता है तो वे चुंबक की ओर खिंच जाते हैं। Magnets attract iron pieces such as nails. However, what happens when two magnets are brought close together? Take two bar magnets, bring them close together end to end. What happens? Do they attract or repel each other? Now bring the other end of the one of the magnet near the second magnet and try again. What happens now? You will find that their behavior is opposite to what you observed earlier. Thus, two magnets attract or repel each other depending on which ends are facing each other. चुंबक लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करती है जैसे कीलें।
लेकिन क्या होगा जब दो चुंबक को पास लाया जाए? दो दंड चुंबक लो, उनको पास लाओ, तो क्या होगा? क्या वे एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रदर्शित करेगी? अब चुंबक के दूसरे सिरे को दूसरे चुंबक के पास लाओ और फिर से कोशिश करो। अब क्या होगा? तुम देखोगे कि जो पहले देखा गया व्यवहार था चुंबक का, इस बार देखे गए व्यवहार से इस बार अलग है उससे। इस प्रकार दो चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी, इस बात पर निर्भर करता है कि उनके कौन से सिरे एक दूसरे के सामने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल। अब हम विद्युत स्थैतिक बल के बारे में पढ़ेंगे। When you rub a comb into your dry hair for some time, the comb acquires a property called electrostatic charge. This comb, when brought near bits of paper, exert electrostatic force on them. Because of this force, these bits of paper move towards the comb. The force exerted by the electrostatic charge is called electrostatic force. Electrostatic force, like magnetic force, also acts from a distance. Nowadays, electrostatic force is used to separate solid pollutant particles from smoke given out from factories. जब तुम एक कंघी को अपने सूखे बालों में कुछ समय के लिए रब करते हो तो कंघी में एक गुण उत्पन्न होता है जिसको विद्युत स्थैतिक आवेश कहते हैं। यह कंघी जब कागज़ के टुकड़ों के पास लाई जाती है तो उन पर विद्युत स्थैतिक बल लगाती है। इस बल के कारण ये जो कागज़ के टुकड़े हैं कंघी की ओर गति करते हैं। जो विद्युत स्थैतिक आवेश के द्वारा जो बल लगता है उसको विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। विद्युत स्थैतिक बल चुंबकीय बल की तरह दूर से भी कार्य कर सकता है। आजकल कारखानों से बाहर निकलने वाले धुओं में जो ठोस प्रदूषण कण होते हैं उनको अलग करने के लिए विद्युत स्थैतिक बल का उपयोग किया जा रहा है। प्रेशर, दाब। Consider a force applied on an object. You have already seen the effect that the force can produce on the object, but how do you find out how much effect the force will have on the object? The effect that a force produces on an object depends on two factors. The amount of force applied, the greater the force, the greater is its effect. The area over which the force is applied, that the area of contact between the two objects. When you cut an apple with a knife, the area of contact is the edge of the knife. If the knife is sharp, the area is small, but if the knife is blunt, the area becomes larger, in which case is it easier to cut the apple when the knife is sharp or when it is blunt. What does this show? This shows that the smaller the area of contact, that the smaller the area over which the force acts, the greater is the effect of force. एक वस्तु पर लगने वाले एक बल के बारे में विचार करें। तुम पहले ही बल के प्रभाव को देख चुके हो। जो बल है वो किसी वस्तु पर लगता है, लेकिन तुम ये कैसे पता करोगे कि कितना प्रभाव किसी वस्तु पर बल का कितना प्रभाव लग रहा है? बल के प्रभाव दो कारकों पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट है, जितनी बल की मात्रा होती है लगती है उतना ही अधिक बल होता है और उतना ही अधिक उसका प्रभाव होता है। और जिस क्षेत्र पर बल लगाया जाता है, अर्थात दो वस्तुओं के बीच का संपर्क क्षेत्र। जब तुम एक सेब को चाकू से काटते हो तो जो संपर्क क्षेत्र होता है वो चाकू की नोक होती है। अगर चाकू नुकीला है तो क्षेत्रफल छोटा होता है, लेकिन अगर चाकू कुंद है तो क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो किस स्थिति में
हम सेब को आसानी से काट सकते हैं जब चाकू नुकीला होता है या जब चाकू कुंद होता है। ये क्या शो करता है? इससे ये शो होता है कि जितना छोटा संपर्क क्षेत्र होगा, अर्थात जितना छोटा वो क्षेत्र होगा जहाँ पर बल कार्य करता है, उतना ही अधिक बल का प्रभाव होगा। यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस यूनिट ऑफ प्रेशर is commonly known as Pascal after the French scientist Blaise Pascal. Pressure can also be measured in kilogram weight per meter square. In the CGS system, the unit of pressure is dyne per square centimeter और dyne per centimeter square. एसआई प्रणाली में जो दाब की इकाई है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसको सामान्यतः ब्लेज पास्कल नाम के वैज्ञानिक फ्रेंच के थे, उनके नाम पर पास्कल के नाम से जाना जाता है। दाब को हम किलोग्राम वेट पर मीटर स्क्वायर में भी नाप सकते हैं। सीजीएस प्रणाली में दाब की इकाई डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर इन डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में बल और दाब के अनुप्रयोग। Have you ever tried to run on sand? It is difficult because your feet sink into the sand. A camel is able to move fast on sand because it has flat, broad feet. This increases the area of contact with the sand, hence the pressure exerted by the camel on the sand is reduced and the camel's feet sink very little in the sand. क्या तुमने कभी रेत पर चलने की कोशिश की है? ये बहुत कठिन होता है क्योंकि तुम्हारे पैर रेत में धंस जाते हैं। एक ऊँट जो कि रेत पर तेज़ी से चलने में समर्थ होता है क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो चपटे और चौड़े होते हैं, जिससे संपर्क क्षेत्र, रेत के साथ संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। इस प्रकार जो ऊँट के द्वारा जो लगने वाला दाब है रेत पर वो कम हो जाता है और ऊँट के पैर रेत में बहुत कम धंसते हैं। सम पॉइंट्स कैन बी फर्दर बिलो। The railway tracks are laid on large size sleepers so that the thrust due to weight of train is spread over large area to reduce the pressure on the railway line. रेलवे ट्रैक्स को बड़े साइज़ के स्लीपर पर बिछाया जाता है जिससे ट्रेन के वजन के कारण लगने वाले बल बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और जिससे रेलवे लाइन पर दाब कम हो जाता है। It is comfortable to carry a load on shoulders because the shoulders provide large area, thus reducing the pressure on the body. कंधों पर भार उठाकर चलना आरामदायक होता है क्योंकि कंधे बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं जिससे शरीर पर दाब कम हो जाता है। Tractors have large typers so that they present large area to reduce the pressure due the weight of the tractor on the soft soil. ट्रैक्टर्स में बड़े टाइपर्स लगे होते हैं जिससे वे बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं और उससे दाब कम हो जाता है नरम मिट्टी पर ट्रैक्टर के वजन के कारण। ए शार्प नाइफ इज़ मोर इफेक्टिव in cutting the object than a blunt knife because blunt knife has thick edge which puts the force of our hand to a large area reducing the pressure, whereas sharp has present less area for the pressure to develop and cut the object effectively. जो नुकीला चाकू होता है वो वस्तु को काटने के लिए अधिक प्रभावी होता है कुंद चाकू की तुलना में, क्योंकि जो ब्लंट नाइफ होता है उसकी नोक मोटी होती है जिससे हमारे हाथ के द्वारा लगने वाले बल बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और दाब कम हो जाता है, जबकि जो नुकीली नोक होती है उससे अधिक दाब विकसित होता है और वस्तु प्रभावी ढंग से करती है क्योंकि उससे कम क्षेत्र उत्पन्न होता है।
A needle has a pointed sharp tip and a blunt large head. The head presents a large area, putting less pressure on the finger or thumb, whereas the same needle presents very less area at its sharp tip to develop more pressure so that the needle presses the object. एक सुई जिसकी नुकीली नोक होती है और सिरा बड़ा और कुंद होता है। जो सिरा है वो बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे उंगली या अंगूठे के द्वारा लगने वाला दाब कम होता है, और वहीं सुई उसी सुई में उसकी जो नुकीली नोक होती है उस पर बड़ा कम क्षेत्र होता है, जिससे अधिक दबाव बनता है और सुई वस्तु को भेद देती है। टैंक, bulldozers and other heavy mechanical equipment are fitted with the caterpillar tracks, which consist of large flat surfaces punctured with short spikes. If the equipment were supported by the spike only, the pressure would be enormous due to small area of contact, and that would make the equipment to sink only a little way into the supporting surface. टैंक, बुलडोजर और दूसरे भारी यांत्रिक उपकरणों में कैटरपिलर ट्रैक लगे होते हैं, जिसमें छोटे छोटे कांटों से छिद्रित बड़ी सपाट सतह होती है। अगर ये उपकरण केवल इन कांटों के सहारे टिके रहते तो जो दाब है वो अधिक होता कम संपर्क क्षेत्र के कारण, और जिससे जो सहारा देने वाली सतह है उसमें ये उपकरण बहुत कम दस पाते हैं। द प्लेयर्स इन ए फुटबॉल और क्रिकेट गेम wears the shoes which have spikes on their soles. These spikes provide less area of contact, exerting more of the body weight on the ground so that the player does not fall and remains firm even while running. जो फुटबॉल और क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वे जूते पहनते हैं, उनके जूतों में कांटे लगे होते हैं जूतों के तलवों में। ये जो कांटे हैं ये कम संपर्क क्षेत्र प्रदान करते हैं, और जिससे शरीर का भार ज़मीन पर अधिक होता है और खिलाड़ी नहीं गिर पाता और वो दौड़ते समय भी स्थिर रहता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, तरल के द्वारा लगने वाला दबाव। नाउ टेक ए वेसल विद ए टैप लाइक ओपनिंग एट इट्स साइड्स, टाई ए बैलून टू द ओपनिंग एंड फिल द वेसल विद वाटर. You will notice that the balloon bulges outwards, this so that liquid exert pressure not only on the base of the container but also sideways on the walls of the container. This sideways pressure is exerted by liquids but not by solids. अब एक बर्तन लो जिसका एक किनारा नल की तरह, जिसके एक किनारे में नल की तरह एक छेद हो, उसमें एक गुब्बारे को बांध दो और बर्तन को पानी से भर दो। तुम देखोगे कि जो गुब्बारा है वो बाहर की तरफ फूल जाएगा। इससे प्रदर्शित होता है कि जो तरल है वो केवल बर्तन की तली में ही नहीं बल्कि उसके पार्श्व, उसकी दीवारों के जो साइड में है वहाँ पर भी दाब लगाता है। ये जो पार्श्व दबाव है ये तरल पर लगता है, ठोस पर नहीं। लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ, जो तरल दबाव है वो गहराई के साथ बदलता है। मेजरिंग लिक्विड प्रेशर, तरल दाब का मापन। लिक्विड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए मैनोमीटर. यू कैन इजीली मेक योर आउन मैनोमीटर. जो तरल दाब है उसको हम एक उपकरण से माप सकते हैं जिसको मैनोमीटर कहा जाता है, जिसको तुम अपना खुद का मैनोमीटर बना सकते हो।
Above activity verifies what we have concluded earlier, that the pressure in a liquid increases with depth, but at the same depth the pressure is the same in all direction. जो एक्टिविटी है वो ये प्रदर्शित करती है कि जो तरल पर जो दाब है वो गहराई के साथ बढ़ता है, लेकिन उसी गहराई पर जो दाब है वो समान दिशाओं में लगता है. द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द sea is much greater than near the surface. Deep sea divers have to wear special suits to prevent their bodies from being crushed. समुद्र की तली पर दाब उसकी पास की सतहों से अधिक होता है. जो गहरे समुद्र गोताखोर है वे अपने शरीर को कुचलने से बचाने के लिए स्पेशल तरह के सूट्स पहनते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय दाब. द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. वी लिव एट द बॉटम ऑफ दिस लेयर. द एयर अबाउ presses डाउन ऑन us with a force equal to that exerted by a mass of 1 kg on every square centimeter. This is called the atmospheric pressure. The area of the palm of your hand is about 100 square centimeter. Thus a force equal to that exerted by a mass of about 100 kilogram acts on your palm. You cannot feel it because an equal force is pressing up on the other side of your hand. The two forces balance each other. To demonstrate the effect of atmospheric pressure on a surface, we need to remove the air from one side of the surface. पृथ्वी हवा की एक परत से घिरी है जिसको वातावरण कहा जाता है. हम इस परत के नीचे रहते हैं. द एयर, वायु हमें नीचे की ओर एक बल से दबाती है जो कि 1 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर लगने वाले द्रव्यमान के बराबर है. इसी को वातावरणीय दाब का वायुमंडलीय दाब कहा जाता है. तुम्हारी हथेली का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है. इस प्रकार 100 किलोग्राम के भार जितना बल तुम्हारी हथेली पर कार्य करता है. तुम इसको महसूस नहीं कर सकते क्योंकि समान बल दूसरे तरफ से लगता है. ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं. इस वायुमंडलीय दाब के प्रभाव को देखने के लिए हमें एक तरफ से हवा को हटाना होगा. The bottle now has very little air inside it. The atmospheric pressure acting on the outside is therefore much larger than the pressure exerted by the air inside. This causes the bottle to get crushed. The bottle gets crushed from all sides. The activity also shows that atmospheric pressure, like the pressure exerted by liquids, acts equally in all directions. The atmospheric is maximum at sea level. As we go higher up, the air becomes thinner and the atmospheric pressure decreases. At the height at which a jet plane flies, the air pressure is very low. At such low pressure, we can have problems like nose bleeding because the pressure exerted by the blood in our body will be much higher than the outside pressure. This can cause blood vessels to burst. At that height, the amount of oxygen in the air is also not sufficient for us to breathe. That is why the pressure inside an aeroplane is maintained at the normal ground level atmospheric pressure. जो वातावरणीय दाब है एक्टिंग ऑन द आउटसाइड इज, जितना वातावरणीय दाब बाहर की ओर लगता है उससे अधिक वो अंदर की ओर लगने वाले दाब से अधिक होता है. इससे जो बोतल है वो
पिचक जाती है। ये जो एक्टिविटी है ऊपर, इससे ये शो होता है कि जो वातावरणीय दाब है, लाइक द प्रेशर एक्सर्टेड, जैसे तरल के द्वारा लगाए गए दबाव की तरह ये भी समान दिशाओं में कार्य करता है। वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर पर उच्च होता है। हम जितना ऊंचा जाते हैं हवा पतली हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। जो जेट प्लेन्स उड़ते हैं उनमें जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। इतने कम प्रेशर पर हमें प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग, क्योंकि जो ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में जो दाब लगता है वो बहुत उच्च होता है बाहर के दाब से। इससे जो हमारी रक्त वाहिकाएँ हैं वे फट जाती है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यही कारण है कि जो एरोप्लेन के अंदर दाब है वो नॉर्मल ग्राउंड लेवल एटमॉस्फेरिक से मेंटेन किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।